Very good morning to all of you. If you guys are able to hear my voice clearly, please do raise your hands. Okay, thank you so much, everybody. So there is a person named Chuk Yash. Will you please unmute your device? Okay, once again, a very good morning to all of you. This is Abhilasha, your political science teacher. So, class, students are still joining. Okay, shall we start our class now? Okay, class, once again, a very good morning to all of you. So class, in our last class, what we discussed about US hegemony. Okay, we discussed about the constraints on American power. कि what were the restrictions यूएस जो डोमिनेंस है यूएस हेगेमनी में का जो यूएस हेगेमनी है उसको क्या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वर्ल्ड वाइड अपनी मोनोपोली कुछ चीजें ऐसी है जो वर्ल्ड वाइड वो अपनी मोनोपोली नहीं चला पा रहा है रिस्ट्रिक्शंस है वहां पे so we talked about that. We talk about some constraints on American hegemony or American power. So today we will discuss about what is the relationship or you can say India's relationship with US. So what was the India's relationship with the US? We will talk about it. So class, as you all know, during the Cold War years, India and Soviet Union Union were good friends. But after the collapse of Soviet Union, India-US relation improved. Okay, as you all know, there was a after the collapse of the Soviet Union, India suddenly found itself friendless. Why? Because एक जो वर्ल्ड वाइड जो है एक अनफ्रेंडलीनेस जो है इन्वायरमेंट जो है स्प्रेड हो चुका था तो उस टाइम पे सोवियत यूनियन पे डिसइंटीग्रेट हो गया था और इंडिया का जो रिलेशन था सोवियत यूनियन के साथ या सोवियत यूनियन कंट्रीज के साथ तो वो भी क्या है एक ब्रेक होने लग गया था तो आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन यूएस और इंडिया के कुछ जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होने लग गए थे ठीक है यू कैन से इम्प्रूव होने लग गए थे वैसे इंडिया उस टाइम पे आफ्टर 1991 आफ्टर द कोलैप्स कि ना ही यूएस के साथ उसके ज्यादा अच्छे रिलेशंस थे ना ही सोवियत यूनियन की कंट्रीज के साथ थे ठीक है बट एक इंडिया के पास एक ऐसा इंडिया ने उस टाइम पे लिबरलाइज की थी अपनी इकोनॉमी को लाइक मार्केट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई थी लिबरलाइज मतलब फ्रीडम इन इकोनॉमी ठीक है इंडिया लिबरलाइजेशन आया था प्राइवेटाइजेशन आया था उस टाइम पे इवन ग्लोबलाइजेशन भी लाइक ग्लोबलाइजेशन का टाइम था तो ग्लोबलाइजेशन तो इंडिया अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही थी ग्लोबली सो एंड स्पेशली जो इम्प्रूवमेंट हुई थी वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स हमें देखने को मिली थी सो देयर आर सम फैक्ट्स अबाउट इंडिया की हम देखते हैं इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो कैसे इम्प्रूव हुए हैं और कुछ फैक्टर्स हैं कुछ फैक्ट्स हैं आप बोल सकते हो फैक्टर्स हैं जिससे इंडिया और यूएस के रिलेशन जो है वो बहुत इम्प्रूव हुए और कहीं ना कहीं दोनों ही कंट्रीज जो है इंटर रिलेटेड है ठीक है कैसे इंटर रिलेटेड है
कुछ, या फिर कैसे इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए और यूएस के लिए, दोनों ही वहाँ के सिटीजन्स और वहाँ का फ्रेंडशिप क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज जो इंडिया है, दो फैक्टर्स बोला जाता है, द फैक्टर्स रिलेट टू द टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस, जो टेक्नोलॉजिकली जो है इंडिया बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रहा था, और इवन यूएस तो आप जानते हो, यूएस भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है। एंड इंडियन अमेरिकन डियास्पोरा, देयर इज अ टर्म मेंशन्ड इन योर बुक, इंडियन अमेरिकन डियास्पोरा। डियास्पोरा क्या होता है? डियास्पोरा मीन्स समवन हु माइग्रेट फ्रॉम देयर होमलैंड टू अनदर कंट्री और अनदर लैंड। ठीक है, जो अपने होमलैंड से दूसरे कंट्री में या दूसरे लैंड पे चला जाता है और वहां पे जाके रहने लग जाता है, दैट इज नोन एज डियास्पोरा। तो इंडियन माइंड जो था वो काफी शार्प थे। बहुत से इंडियन बेस्ड ऐसे साइंटिस्ट बोल सकते हो, इंडियन बेस्ड सिटीजन्स बोल सकते हो, जिससे यूएस जो है बहुत ज्यादा उन पे डिपेंड करता था। नाउ जस्ट लुक एट द फैक्ट्स। द यूएस एब्जॉर्ब्स अबाउट 65% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। इंडिया का जो 65% सॉफ्टवेयर सेक्टर में जो इंडिया का 65% एक्सपोर्ट है, वो कहाँ जाता है? वो यूएस में जाता है। 65% एक्सपोर्ट जो है इंडिया का, टोटल एक्सपोर्ट जो है सॉफ्टवेयर सेक्टर का, वो कौन एब्जॉर्ब करता है या किसके पास जाता है? यू कैन से यूएस। ठीक है, 35% ऑफ द टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन। नाउ बोइंग क्या है? एक मैन्युफैक्चर कंपनी बोल लो, जो एयरक्राफ्ट और रॉकेट्स वगैरह जो मैन्युफैक्चर करते हैं और वो वर्ल्ड वाइड दूसरे दूसरे कंट्रीज को भेजते हैं। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं एयरप्लेन्स को, रॉकेट्स को, एक्सेट्रा। तो जो 35% टेक्निकल स्टाफ है बोइंग का, ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन का है। तो देख लिया कैसे टेक्निकल और इंडियन डायस्पोरा, जो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा है, कैसे इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। 3 lakh Indians work in Silicon Valley. Now, what is this Silicon Valley? कैलिफोर्निया में established है सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कंपनीज यहाँ पे established है। ठीक है, सिलिकॉन वैली, दैट्स व्हाई इंडिया का जो सिलिकॉन वैली बोला जाता है वो बैंगलोर को बोला जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आईटी सेक्टर्स जो हैं आपके बैंगलोर में है, बैंगलोर। ठीक है, तो जो कैलिफोर्निया है, रियल सिलिकॉन वैली एक्चुअली कैलिफोर्निया है, जहाँ पे बहुत से सॉफ्टवेयर हब्स हैं, इंटरनेशनल हब्स, इंटरनेट हब्स हैं, कंपनीज हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख इंडियंस वर्क इन सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली में 3 लाख आपके सिटीजन्स जो है वर्क करते हैं, इंडियन सिटीजन्स या इंडियंस जो है वर्क करते हैं। 15% of all high-tech startups are by Indian Americans। ठीक है, जितने भी 15%, इवन जितने भी हाईटेक स्टार्टअप्स आप बोल सकते हो, या फिर इंडियन अमेरिकन स्टार्टअप्स बोल सकते हो, या कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हाईटेक स्टार्टअप्स में आपको आज जो बहुत फेमस है, ओला सुना होगा आपने, ओला कैब्स का नाम, जोमेटो का सुना होगा। ठीक है, वैसे ही बहुत से हाईटेक जो स्टार्टअप्स हैं, वो किसने स्टार्ट किए हैं? इंडियन अमेरिकन ने किए हैं, 15% जो भी स्टार्टअप्स हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स। आप देखो कि कैसे यूएस और इंडिया जो है आपस में उनकी जो मतलब कि अगर वो फ्रेंड्स नहीं रहेंगे तो दोनों के लिए ही कितना लॉस है। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स। ठीक है, now obviously like all other countries, India too has to decide exactly like what type of relation it wants with the US, कि US के साथ कैसा relation चाहिए। एक जो ग्लोबल हेगेमनी है, यूएस तो ग्लोबली यूएस हेगेमनी, यूएस तो ग्लोबली डोमिनेंट कंट्री है, तो उस कंट्री के साथ इंडिया को कैसे रिलेशनशिप रखनी चाहिए। और ये जो चॉइस है वो इजी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस के डिफरेंट डिफरेंट जो है डिबेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। नाउ जस्ट गो थ्रू द व्यू पॉइंट्स, क्या डिबेट्स और क्या स्ट्रैटेजीज हैं कुछ। Some analysts would prefer that India maintains its aloofness from Washington and focuses upon increasing its own comprehensive national power.
ठीक है। तो अब कुछ एनालिस्ट, या आप बोल सकते हो इंडियन एनालिस्ट, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या बोलते हैं, जो मिलिट्री पावर में जो इंडिया अपना मेंटेन रख रही है ना, क्लोजनेस जो रख रही है यूएस के साथ, ये इतना क्लोजनेस रखना अच्छा नहीं है। इंडिया को अपना इंडिया को वॉशिंगटन से, मतलब यूएस से जो है सेपरेट हो जाना चाहिए, और खुद की नेशनल पावर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और ज्यादा एडवांसमेंट करनी चाहिए। ठीक है। अब कुछ एनालिस्ट क्या बोलते हैं, सम एनालिस्ट्स आर्ग्यू दैट ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द यूएस एंड इंडिया एज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। ठीक है। अब कुछ एनालिस्ट बोलते हैं कि जो ये यूनिफॉर्मिटी बन रही है इंडिया और यूएस के बीच में, जो यूनिफॉर्मिटी है, उनके इंटरेस्ट में जो यूनिफॉर्मिटी है, ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। ठीक है। वो बोलते हैं जो यूएस हेगेमनी, यूएस के साथ अगर म्यूचुअल यूनिफॉर्मिटी रहती है, म्यूचुअल कन्वर्जेंस रहती है, तो ये हम जो है हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से हम एक अपने आप को एडवांस कर सकते हैं। हमें यूएस हेगेमनी का एडवांटेज लेना चाहिए। ठीक है। इनके साथ फालतू में इनसे, मतलब यू कैन से पंगा लेने में कोई पॉइंटलेस है इनसे, कि हम इंडिया को, अगर हम इनसे पंगा लेंगे या फिर हम इनसे अगर सेपरेट होंगे, तो ये हमारा ये इंडिया को लॉन्ग रन के लिए बहुत ज्यादा क्या है, लॉस करेगा। ठीक है। अब कुछ एनालिस्ट का क्या कहना है, सम एनालिस्ट एडवोकेट दैट इंडिया शुड टेक द lead in establishing a coalition of countries from the developing world। अब कुछ एनालिस्ट का बोलना है कि जो इंडिया को क्या है, डिफरेंट कंट्रीज के साथ एक कोalition बना लेनी चाहिए, अलायंस बना लेनी चाहिए। ठीक है। अपने जो भी वर्ल्ड है, और क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, और खुद का एक लीड करना चाहिए। ठीक है। और अगर कोalition हो जाएगी तो हम जो है ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। हम क्या कर पाएंगे, हम we may succeed in winning the hegemon away from its dominating way। कि हम यूएस को जो है जो वो हेगेमनी कर रही है, जो ये उसकी डोमिनेंस से हम क्या कर सकते हैं, उसको उससे सक्सीड हो सकते हैं। ठीक है। हमारे पास अगर हम कोalition कर लेते हैं, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इंडिया को यूएस के हेगेमनी से सक्सीड कर सकते हैं, कंट्रीज जो है सक्सीड कर सकती है। तो ये थ्री डिबेट्स हैं। कुछ एनालिस्ट, एक बार फिर से देख लेते हैं। कुछ एनालिस्ट का बोलना है कि इंडिया को जो है अपने यूएस से डरना नहीं चाहिए। ठीक है। फ्री रहना चाहिए, और अपने आप को अलग से रखना चाहिए। ठीक है। और खुद की नेशनल पावर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कुछ एनालिस्ट का बोलना है कि इंडिया को जो है यूएस के साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने चाहिए। ठीक है। अ, अ, एक अपॉर्चुनिटी है यूएस हेगेमनी का, हमें एडवांटेज लेना चाहिए, और अगर हम नहीं लेते हैं, तो ये एक पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट है। इंडिया को लॉन्ग रन में जो है लॉस फेस करने को दिखेंगे। और कुछ एडवोकेट का बोलना बोलना है कि हमें कुछ एनालिस्ट का बोलना है कि हमें डिफरेंट कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ क्या है, कोalition कर लेना चाहिए, जिससे कि क्या है, हमें भी एक मौका मिलेगा कि हम यूएस हेगेमनी को क्या कर सके, यूएस हेगेमनी के अगेंस्ट में खड़े हो सके, और उसका डोमिनेंस जो है कम कर सके। तो ये कुछ डिबेट्स और स्ट्रैटेजीज हैं। ऑब्वियसली तीनों ही डिबेट्स जो हैं आपकी, अगर किसी भी एक डिबेट या किसी भी एक स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करते हैं, तो इससे हम जो रिलेशन है इंडिया और यूएस का, वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो वी इफ वी वांट टू डेवलप एंड, तो हमें ये तीनों ही फॉरेन पॉलिसी या तीनों ही स्ट्रैटेजीज को अपने फॉरेन पॉलिसी में मिक्स एंड मैच करके क्या है, अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उसी से हम क्या कर पाएंगे, अपनी हमारा खुद का एक स्टैंड भी हो सकेगा, और हम यूएस के साथ एक अच्छे रिलेशंस भी जो है मेंटेन कर सकेंगे। ओके। कुछ डिबेट्स हैं बेटा, जो लोकसभा डिबेट्स हुई है इंडिया और यूएस के रिलेशन में, इंडो यूएस रिलेशन में। तो here are three extracts from the speeches of the prime minister and two opposition leaders during the debate in Lok Sabha on the Indo-US agreement on nuclear energy।
अब देखते हैं क्या है। Dr. Manmohan Singh, Congress से, Sir, I would respectfully urge this August House. August House is here is representing the Parliament को, ठीक है, Parliament को represent कर रहा है August House, to recognize the changed mood of the world towards India. This is not to say that power politics is a thing of the past, that there will never be any attempt to twist our arms. We will protect ourselves to ensure against the risks that are there. But it would be wrong for us not to take advantage of the opportunities that are now on the horizon. I sincerely believe that it is in the interest of our country to have a good relations with all the major powers. I make no apology that we seek good relations with the United States. The United States is a preeminent power. इनका बेसिकली यही कहना था कि पार्लियामेंट में ये क्या कर रहे थे, अपनी न्यूक्लियर पावर को लेके अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमें यूएस के साथ बेसिकली यही कहा कि हमें सॉरी यूएस के साथ और जितनी भी मेजर पावर्स है ना उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने चाहिए। और अगर वो कोई एडवांटेज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हमें वो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो ले लेनी चाहिए। ये हमें प्रोटेक्शन ही देगी, ठीक है, जो भी रिस्क आ रहे हैं, रिस्क आएंगे, उससे हमें प्रोटेक्शन ही देगी। तो उनका एडवांटेज लेने में, यूएस का एडवांटेज लेने में, यूएस से हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ अब श्री वासुदेव आचार्य जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट के थे, वहां उनका कहना है, since independence we have been pursuing independent foreign policy because of our national interest. What have we seen in case of Iraq and in case of Iran? After the July statement and when there was voting in International Atomic Energy Agency, we found that we sided with the United States of America. We supported the resolutions moved by US and P5. That was not expected before that. When we were trying to bring gas from Iran via Pakistan, which we mean, we supported America's stand in regard to Iran. There we find that the independent foreign policy has been effective. अब देखिए, अब इनका कहना है कि इंडिपेंडेंस के बाद से हम क्या है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए हम अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी बनाते आए हैं, परस्यू करते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि इराक का केस है, ईरान का केस है, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या हुआ था, एटॉमिक एनर्जी एक वोटिंग हुई थी जुलाई स्टेटमेंट में कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की कौन सी कंट्री जो है कौन किसके साइड होगी और कितनी एनर्जीज जो है इंटरनेशनली कितनी कंट्रीज को क्या मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो एक वोटिंग हुई थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, और इंडिया ने किसको सपोर्ट किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सपोर्ट किया था। जो यूएस और P5 कंट्रीज है, P5 कंट्रीज कौन सी है, जो परमानेंट कंट्री मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको P5 कंट्रीज बोले। और ये P5 कंट्रीज हैं फ्रांस, चाइना, रशिया, यूके एंड यूएस। इफ यू वांट टू राइट इट, P5 कंट्रीज कौन कौन सी है, परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन एससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और परमानेंट मेंबर्स है फ्रांस, चाइना, रशिया, यूके एंड यूएस। ये परमानेंट मेंबर्स हैं। P5 कंट्रीज इनको बोला जाता है, बिग कंट्रीज बोला जाता है इनको। तो हमने उन्होंने कहा कि हमने उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो है सपोर्ट किया। हमें ईरान पाकिस्तान के या ईरान से गैस की भी जरूरत थी, हम ट्राई कर रहे थे, बट उस टाइम पे हमने क्या किया, अमेरिका का स्टैंड लिया, ईरान का स्टैंड नहीं लिया। तो जो हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। तो ये इनका ये कहना था, इनका बेसिकली ये कहना था कि हम यूनाइटेड नेशंस का और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट के कारण क्या हो रहा है, हम कहीं ना कहीं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू नहीं कर पा रहे। अब मेजर जनरल बीसी खांडूरी जो बीजेपी से बिलोंग करते थे, अब उनका क्या कहना था,
अब देखिए लोकसभा में डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, तो एक पार्टी अपना व्यू पॉइंट रखती है तो दूसरी पार्टी उसके क्रिटिक में बोलती है या सपोर्ट में बोलती है, व्हाटएवर, ठीक है, अब उनका वो व्यू पॉइंट होता है। तो अब बीजेपी से बीसी खांडूरी बोलते हैं, वी हैव आल्सो टू टेक नोट्स ऑफ द फैक्ट दैट टुडे यूएस इज, whether we like it or not, the only superpower in this unipolar world. But at the same time, we must also remember that India is also emerging as a world power and a superpower. Therefore, we feel that we should have a good relations with the USA in the international scenario, but it should not be at the cost of our security. Now, he was saying कि uh, हमें अच्छा लगे ना अच्छा लगे, हमें भी पता है कि यूएस जो है सुपर पावर, एक ओनली सुपर पावर है, ठीक है, यूनिपोलर वर्ल्ड में, यूनिपोलरिटी में, ठीक है, एक सुपर पावर खाली यूएस है। बट इंडिया भी जो है बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है डेवलप हो रही है, बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही है, तो हम भी क्या है, एक सुपर पावर ही है वर्ल्ड में, हम भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में आते हैं। तो हमें जो यूएस के साथ है, एज यूएस इज वन ऑफ द सुपर पावर इन द कंट्री, तो यूएस के साथ हमें अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए, इंटरनेशनली हमें अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए। बट हाँ, हमारी इंटरनेशनल की हमारी सिक्योरिटी के कॉस्ट पे अगर हम उनके साथ अपना रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या शो करना चाह रहा है कि जो इंडिया और यूएस का रिलेशन है, ठीक है, कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं उनके क्या व्यू पॉइंट से इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को लेके, कुछ जो चाहते हैं कि हम सपोर्ट में रहें बट एक लिमिटेड उसमें रहें, कुछ चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज होनी चाहिए बट उस टाइम पे हमने नहीं किया, तो हमने बहुत जगह सपोर्ट किया है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम एडवांटेज लें, तो कोई भी एक स्ट्रैटेजी जो है इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को लेके, कोई भी एक स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर सकती है इंडिया और यूएस के रिलेशन को मेंटेन करने में। हमें तीनों ही स्ट्रैटेजीज जो अभी हमने लास्टली डिस्कस किए, कि मिलिट्री हमें खुद को भी स्ट्रांग होना चाहिए और प्लस हमें यूएस से भी क्या है एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए कि कभी जरूरत पड़े तो हम यूएस से हेल्प ले सके। सेकेंडली, ओके, एडवांटेज, कहीं कहीं एडवांटेज लेना चाहिए कि अगर यूएस के पास कुछ चीजें हैं, अगर वो हमें प्रोवाइड करवा रहा है तो इट्स गुड, हमें उसका एडवांटेज लेना चाहिए, कुछ गलत नहीं है, इससे क्या होगा, हम डेवलप ही होंगे। एंड थर्डली कि कोएलिशन, यस, इतना पावरफुल भी हमें नहीं होने देना है यूएस को कि वो क्या है कि वर्ल्ड में सोल सुपर पावर रह जाए एकदम, मतलब एक डर भी रहना चाहिए। तो इसके लिए उसने बोला कि कोएलिशन होना चाहिए। तो इंटरनेशनल सिनेरियोज में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ हमारे जो रिलेशन है और अच्छे होने चाहिए, जिससे कि हम अपना जो रिलेशन है यूएस के साथ मेंटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ मेंटेन भी कर सके, बट हमारी सिक्योरिटी के कॉस्ट पे नहीं, कि हमारी सिक्योरिटी ही उससे क्या हो जाए, हमसे छिन जाए और उसके कॉस्ट पे हम क्या कर रहे हैं, यूएस के साथ अपना फ्रेंड, अपना दोस्ताना दिखा रहे हैं। नो, नथिंग लाइक दैट। ओके, so this is all about India's relationship with US. Now the last topic is how to overcome American hegemony. अब American hegemony को हम overcome कैसे कर सकते हैं? This is the last topic of your chapter. तो अब American hegemony को अगर हमें overcome करना है, so बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है अराइज हो रहे हैं, कि लाइक यूएस जो है मिलिट्री पावर में वो बहुत स्ट्रांग है, यूएस की जैसी गवर्नमेंट नहीं है कहीं पे भी, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की, ठीक है। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स विदाउट गवर्नमेंट, एज यू ऑल नो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, रियलिटी में कोई गवर्नमेंट नहीं होती है वहां पे, बट
एक काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वहां पे खेला जाता है, जैसे यूएस हेगेमनी, यूएस अपने मिलिट्री पावर, हार्ड पावर के थ्रू, स्ट्रक्चरल पावर के थ्रू या सॉफ्ट पावर्स के थ्रू, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनली जो है वो प्ले कर रही है, तो इन्हें रिस्ट्रिक्ट करने की भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्शंस हम कैसे लेकर आ सकते हैं, ये जो यूएस का डोमिनेंस है वो हम कैसे कम कर सकते हैं। तो थ्री थिंग्स आर देयर, तीन चीजें ऐसी है जो जिससे हम अमेरिकन हेगेमनी को ओवरकम कर सकते हैं, या फिर एक हम अपने आप को वॉर की सिचुएशन से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर यूएस अगर एक सोल मोनोपोली होगी हर एक सेक्टर में, तो वॉर, कभी भी वॉर, ऑब्वियसली वॉर हो सकता है। तो अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है वॉर की सिचुएशन से, अपने आप को हटाना है, ठीक है, तो तीन ऐसी चीजें हैं जिससे कि हम यूएस हेगेमनी को, अमेरिकन हेगेमनी को ओवरकम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मिलिट्री कोएलिशन, ठीक है। सो ऑब्वियसली एज यू ऑल नो, जो यूएस है, हमने पढ़ा था, हार्ड पावर में पढ़ा, मिलिट्री का वो सबसे नंबर वन है वर्ल्ड की। कोई भी सिंगल पावर या सिंगल कंट्री जो है यूएस का सामना नहीं कर सकती उसके मिलिट्री पावर में। तो हमें क्या करना चाहिए, एक कोएलिशन बनाना चाहिए, हम साथ में मिलके, तो अगर जरूरत पड़े तो साथ में मिलके तो हम उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं। So a military coalition against the US is even less likely given the differences that exist among big countries like China, India, and Russia that have the potential to challenge the US hegemony. चाइना, इंडिया, रशिया, ठीक है, यूएस के बाद यही कंट्रीज है जो मिलिट्री एडवांसमेंट, मिलिट्री में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर रही है। तो अगर इनका कोएलिशन बन जाए, ठीक है, तो हम क्या है, यूएस के साथ मिलिट्री में बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, बैंडवैगन स्ट्रैटेजी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बैंडवैगन स्ट्रैटेजी, कुछ जो आप बोल सकते हो एनालिस्ट या कुछ लोग क्या एनालाइज करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि हमें जो हेगेमनी है, ठीक है, ये जो यूएस हेगेमनी है, इसका एडवांटेज लेते रहना चाहिए, जो भी वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रही है उसका एडवांटेज लेना चाहिए। जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर हमें ट्रेड को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कीजिए, ट्रेड को इंक्रीज कीजिए, इससे हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी भी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स हैं कि अगर हमें इन केस यूएस से कोई टेक्नोलॉजी लेनी है, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स को लेके या न्यूक्लियर एनर्जी को लेके कर लो, तो हम वो चीज यूएस से इजीली ले सके। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे यू कैन से कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो, तो हमें यूएस जो अगर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रहा है हेगेमन, तो हमें उस अपॉर्चुनिटीज को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, एडवांटेज लेना चाहिए, ठीक है। So to extract benefits by operating within the hegemonic system, bandwagon strategy यही है कि जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमें उस बेनिफिट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए हेगेमन सिस्टम से, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ अपोजिंग हेगेमन पावर, व्हाट वी ऑल आर सपोज टू डू, हमें हेगेमन से क्या करना चाहिए, बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। ये है आपका बैंडवैगन स्ट्रेटजी, ठीक है। Instead of opposing it, we have to extract benefits by hegemonic system, within the hegemonic system, और जिस hegemonic से हमें एडवांटेज लेना चाहिए। Now the third वन, जिससे कि हम अमेरिकन हेगेमनी या अपनी कंट्री को हेगेमनी से बचा सकते हैं, वो है हाइड, मतलब स्टे अवे। आप स्टेइंग एज फार रिमूव्ड फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है आप हाइड हो जाइए अमेरिकन, कि अमेरिका की नजर ना पड़े। ऑब्वियसली इट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि एक बहुत छोटी कंट्री है तो बात अलग है, बट एक बड़ी कंट्री है तो अमेरिका की नजरों से दूर रहना इतना इजी नहीं है। बट स्टेइंग अवे मतलब यूएस से आप दूर रहो, जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो, तो आप यूएस के अमेरिकन हेगेमनी से आप दूर रह सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, यूएस के हेगेमनी से
बचने की कोशिश करते हैं, फालतू के पंगे नहीं लेते हैं यूएस से, ठीक है, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड वाइल इट मे बी एन अट्रैक्टिव वायबल पॉलिसी, एक ऑब्वियसली स्मॉल स्टेट्स के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव पॉलिसी है कोई भी स्मॉल, अगर हम वेटिकन सिटी की बात करें, अब उसके लिए पॉसिबल है कि वो यूएस से स्टे हाइड होके रह सके, बट अगर हम इंडिया की बात करें इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, रिसोर्स रिच कंट्री है, ठीक है। तो हाइड होना, इंडिया का हाइड होना उससे इतना इजी नहीं है। सेम विद चाइना, सेम विद यूरोपियन यूनियन, इजीली उनको हाइड नहीं हो सकती, ठीक है। सो there are some challenges obviously, US hegemony, American hegemony ने कुछ challenges जो है इकोनॉमिक लेवल पे, कल्चरल लेवल पे हमारे सामने लाके रख दिए हैं, but we and will come from a combination of non-governmental organizations, social movements, public opinion, और डिफरेंट डिफरेंट जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, वो एमर्ज भी करके लाते हैं कि कैसे हमारे कल्चर को, कैसे हमारे इकोनॉमी को, कैसे हमारे रिलीजन को जो है हेगेमनी ने क्या किया है, अफेक्ट किया है। सो you might have heard the saying that we live in a global village. In this global village, we all are neighbors of the village headman. If the behavior of the headman becomes intolerable, we will not have the option of leaving the global village, because this is the only world we know and the only village we have. Resistance will then be the only option available. ठीक है? So as I concluded कि we live in a global village, एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं हम, आपस में हम जो कंट्रीज है वो आपस में एक दूसरे की नेबर्स हैं। तो अगर एक कंट्री का हेडमैन अच्छा नहीं है या इनटॉलरेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अर्थ को ही छोड़ के क्या करें, दूसरे प्लैनेट में चले जाएं। नो, ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर कभी होता है कि एक इंटॉलरेबल हो जाता है, तो सब मिलके उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, मिलके सब कोalition बना के उसके अगेंस्ट में कोई इशू अराइज कर सकते हैं, बट एज अ सोल पावर हम उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज वी लिव इन अ ग्लोबल विलेज। एक आप सोसाइटी की बात कर लो, ठीक है, एक पर्सन अगर इंटॉलरेबल है तो आप सब मिलके उसके अगेंस्ट में, एक उस पर्सन के अगेंस्ट में स्टेप ले सकते हो। अगर आप सिंगल या फिर सोल उसके अगेंस्ट में बोलोगे या उसे क्रिटिसाइज करने की कोशिश करोगे, तो ये इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो क्या करे, अपना जो बिहेवियर है वो बंद कर दे। नहीं, नहीं करेगा। So this is all about this chapter. Go through this chapter and read all the content, all the topics, and if you face any problem, you may ask me. At last, in our next class, we will discuss the cartoon pictures and some of the questions. Some of the questions raised by Unni and Mutni, and even we will talk about the what does history teach us about hegemony. We will talk about this in our next chapter. And those who didn't send me your essay, please send me your essay. Today is the last date for that. And आपका जो 5 मार्क्स है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड रहते हैं, प्रेजेंटेशन बेस्ड रहती है, वो इसी पे ही डिपेंड करता है। ये आपकी एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट ही मान लीजिए, जो आपको मैंने जो ऐसे दिया है, ठीक है, तो वो 5 मार्क्स आपको इसी बेसिस पे मिलेंगे। तो those who didn't send me yet, please send it to me. Okay class, bye bye, take care of yourself.